बातचीत करते समय इस बात को देखा होगा, हिंदी बेल्ट के मामले में ये बात ज़्यादा लागू होती है कि अधिकांश बातें लोग आपस में हिंदी में करते हैं। कई बार उन बातों को अंग्रेजी में कहने की ज़रूरत होती है या फिर इच्छा होती है या फिर कुछ ज़रूरी होता है। जैसे मान लिया आप अभी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाना, वो भी अंग्रेजी में होता है। मोबाइल में एसएमएस आता है, वो भी अंग्रेजी में होता है। आप कहोगे दुनिया दैनिक जीवन की अधिकांश चीज़ें अंग्रेजी में हो रही हैं, है ना? तो अब कई बार किताबों को पढ़ना होता है, किताबें भी अंग्रेजी में होती हैं। जैसे अंग्रेजी विषय तो अंग्रेजी में होता ही है, कम से कम उसको समझने के लिए उसका हिंदी अनुवाद करना ज़रूरी होता है, हिंदी अनुवाद करके समझना ज़रूरी होता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करना एक ज़रूरी कह सकते हो पार्ट है पढ़ने का। हम लोग इसी को सीखने के लिए कि अनुवाद कैसे किया जाता है, इस खोज में निकले थे कि कितना कौन-सी बातें होती हैं, उन बातों को कैसे हम कि क्या-क्या ध्यान रखकर उन बातों को हम हिंदी से अंग्रेजी या फिर अंग्रेजी से हिंदी में बना सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे में हमने देखा कि हमने कुछ बातों को कैटेगराइज़ करने का प्रयास करा। हमने बातों को 3 पार्ट में कैटेगराइज़ करा था। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बीत गई होती हैं, यानी बीते समय की बातें होती हैं, उनको पास्ट टेंस कह लिया था हमने। कुछ बातें आज की होती हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमने देखा होगा ना, या किताबें पढ़ा होगा, उसमें भी देखा होगा कई बार। आज की होती है जिन्हें वर्तमान समय की बातें कह लेते हैं। समय को जब थोड़ा लंबे समय की बात होती है तो उसको काल कह लेते हैं। समय का को है ना, हिंदी में एक टर्म और है काल। इसको अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। इसीलिए कंप्लीटली हम टेंस ही पढ़ रहे होते हैं, सही मामले में, है ना? तो समय के आधार पर हमने डिवाइड करा था। तो कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो आने वाले समय की होती हैं, जिनको हम कह देते हैं फ्यूचर, यानी कि भविष्य के समय की बात, यानी फ्यूचर टेंस कह लेते हैं कई बार ना। हमने देखा कि हमने वर्तमान समय की में जितनी बातें होती हैं, उन बातों के लिए उनको कैसे अंग्रेजी में बनाया जा सकता है या फिर अगर अंग्रेजी में लिखी है तो कैसे उनको समझा जा सकता है, हमने चर्चा कर ली पिछले सेशन में, पूरे सेशन में। अब हमने पास्ट की बीती बातें होती हैं, बीते समय की बातें होती हैं, उनको कैसे अंग्रेजी में बनाया जाए, अंग्रेजी में उनको कन्वर्ट कैसे करा जाए, अनुवाद करा जाए, या अगर वो अंग्रेजी में लिखी है तो उनको कैसे हिंदी में समझा जाए, उनको कैसे पढ़कर समझा जाए। इसके लिए हम ना चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है? तो जैसे हमने प्रेजेंट टेंस के मामले में, यानी वर्तमान काल के संदर्भ में हमने बातों को जब थोड़ा गहराइयों से देखा तो पाया था कि बातें कितने प्रकार से हो सकती है। कुछ बातें ऐसी होती है जिनमें इस बात की जानकारी मिल जाती है कम से कम कि काम लगातार हो रहा है। जैसे मैं कह रहा था कि वो जा रहा है, वह नौटंकी कर रहा है, वह पढ़ाई कर रहा है, वह पढ़ा रहा है, वह खेल रहा है ना। तो इसमें कम से कम इस बात की जानकारी मिल जाती थी वो काम हो रहा है। तो ऐसे को लगातार काम होने की जानकारी मिलती थी, तो लगातार वाला टेंस कह लेते थे ना। लगातार मतलब होता है, अंग्रेजी में इसके लिए कंटिन्यूअस शब्द है या प्रोग्रेसिव, है ना? तो प्रोग्रेसिव टेंस या फिर कह सकते हो कंटिन्यूअस टेंस कह लिया था इसको। कुछ बातें ऐसी भी थी जो जिनके बारे में इस बात की जानकारी नहीं मिलती थी कि वो काम कब शुरू हुआ था और कब पूरा होगा, क्या वो काम लगातार हो रहा था या रुक-रुक के हो रहा था। ऐसे मामले में समय के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिली थी, इसलिए इस वाक्यों को हमने अनिश्चित समय वाला वाक्य कह लिया था या समय वाला वाक्य कह लिया था। तो ऐसे वाक्यों में जैसे वह जाता है, वह पढ़ता है, वह खाता है ना, तो ऐसे में इस बात की जानकारी नहीं मिलती वो कब खाना स्टार्ट करा है, वह कब खाना खा चुकेगा, या वह लगातार खाना खाता है या सुबह-शाम खाता है। इस बात की पूरी जानकारी नहीं मिलती जब मैं कहता हूँ वह खाना खाता है तो। तो समय के बारे में जब अनिश्चित पूरी जानकारी रह जाती है, तो उसको हमने अनिश्चित समय वाली वाक्य कहा था। इसके लिए अनिश्चित के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है इंडेफिनिट, समय के लिए शब्द है टेंस। तो ऐसे इस प्रकार के वाक्यों को हम इंडेफिनिट टेंस कह करके पढ़ लिया था हमने कि इन प्रकार के वाक्यों को हम पढ़ने के लिए या अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमने पढ़ा था, है ना? या अगर अंग्रेजी में लिखे तो हमको कैसे हिंदी में समझना चाहिए। कुछ ऐसे वाक्य थे जिनमें इस बात का आभास होता था कि काम पूरा हो गया है ना? काम पक्का हो गया। तो पक्का की अंग्रेजी होती है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, हाँ, परफेक्ट टेंस का मतलब होता है अभी पक्का हो गया है ना। टेंस का मतलब समय, समय की पक्की जानकारी मिल गई भैया कि काम हो गया है, काम हो चुका है। क्लियर? ऐसे वाक्यों को भी हमने पढ़ा था, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने से। जैसे हमने कहता कि वो पढ़ाई कर चुका है,
वह खाना खा चुका है, वह ये पाठ पढ़ चुका है। तो इस बात की जानकारी कम से कम मिल गई हो कि वो काम कर चुका है ना, है बात नहीं। ऐसे हमने ये भी ऐसे भी वाक्यों को देखा था जो इस बात की जानकारी मिल गई थी कि भाई काम इतने बजे से शुरू हो गया है बात नहीं। काम समय के बारे में की जानकारी मिल गई थी, साथ में इस बात की भी जानकारी मिल रही थी कि वह काम जब मैं बोल रहा हूँ या फिर वो काम कहा जा रहा है उस काम के बारे में, तब वो काम हो रहा है, यानी लगातार वाली भी फीलिंग आ रही थी। जैसे मैं कहता हूँ वह 3 बजे से पढ़ाई कर रहा है, इसका मतलब ये भी जानकारी मिल गई वो कब से पढ़ाई कर रहा है, समय के बारे में पक्की जानकारी मिल गई है, इसलिए परफेक्ट टेंस हो गया। समय पक्की मतलब परफेक्ट। दूसरा, वो लगातार पढ़ाई कर रहा है, इस बात भी जानकारी, जैसे मैं 3 बजे से वो पढ़ाई कर रहा है, इसका मतलब वो अभी भी पढ़ाई कर रहा है। जब मैं कहता हूँ वो 3 बजे से पढ़ाई कर रहा है, इसका मतलब जब मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में तो बंदा पढ़ाई कर रहा है। काम लगातार होने की भी जानकारी मिल रही है। तो लगातार को की अंग्रेजी है कंटिन्यूअस। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस भी है ना। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कह लिया था हमने ना। ये पूरा ओवरऑल हमने बात करी थी प्रेजेंट जो जो वर्तमान संदर्भ में जितनी बातें होती हैं उनके संदर्भ में, इनके बारे में हमने बताया था कि कैसे किन किन बातों का ध्यान होना चाहिए अंग्रेजी में अनुवाद करते समय। यदि वो अंग्रेजी में लिखे हैं तो उनको कैसे हिंदी में समझा जा सकता है, हमने पूरी चर्चा करी थी। अब यही बातें, यही पूरा कॉन्सेप्ट के आधार पर हम इस बात को टटोलने का प्रयास करेंगे जो जो बातें बीत चुकी हैं, बीती बातें जो कैसे करते हैं। जैसे आज की बातें, वर्तमान की बातें इतने प्रकार की हमने करी, इंडेफिनिट टेंस है ना, और कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे बीती बातें भी हो सकती हैं, वह भी इंडेफिनिट हो सकती हैं, वह भी परफेक्ट हो सकती हैं, वह भी कंटिन्यूअस हो सकती हैं। उनमें भी हो सकता है कि कुछ बीत गई बातें हैं लेकिन उस समय भी काम लगातार हो रहा था, ऐसा भी हो सकता है। जैसे वह जा रहा था, वह खाना खा रहा था, वह पढ़ाई कर रहा था, कम से कम इस बात की जानकारी मिलती वो काम हो रहा था वहां पे ना। बीत गई बात है ना, बीते समय में वो काम हो रहा था ना। तो कहने का मतलब इसी आधार पर हम बीत गई बातों को भी एक बार देखते हैं कि कौन कौन सी बातें होती होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी बातें जनरली हम करते हैं, उनको कैसे अनुवाद, फिर देखेंगे उनको कैसे हम अनुवाद कर सकते हैं अंग्रेजी में, या वो अंग्रेजी में लिखी तो उनको कैसे हिंदी में समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम एक बार देखते हैं वो कौन कौन सी बातें हो सकती हैं। जैसे हमने बताया था इसमें चार भाग पार्ट बांट दिए थे हमने बातों को कैटेगराइज। इसे बांटने से ये फायदा हो जाता है कि हमें ये पता चल जाता है कि किन प्रकार के वाक्यों को अनुवाद करते समय क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए। सही मायने में ध्यान कुछ रखने की जरूरत नहीं है सिवाय मीनिंग के, आपको मतलब पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है इसको मत इसको हिंदी में कलम कहते हैं, आपको अंग्रेजी में पता होना चाहिए इसको पेन कहते हैं। ऐसे हर चीज की मीनिंग होती है, हर चीज के लिए शब्द होता है, वो आपको पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से यही बात कंक्लूजन में भी निकली थी पूरा पढ़ने के बाद, ठीक है। जो अब जैसे वो प्रेजेंट को पढ़ा था वैसे पास्ट को भी पढ़ने का प्रयास करते हैं अगले। हम देखते हैं जरा, सबसे पहले पास्ट में भी हम इस बात को देखते हैं भाई कि बीत गई बातें कौन कौन सी होती है, एक बार जरा हम बातें कर लेते हैं। जैसे आप जब कई बार कहते हो कि भाई मैं फला स्कूल में बचपन में ये खेल खेल रहा था, है ना, या ये खेल खेलता था, मैं उस स्कूल में पढ़ाई किया था मैंने, है ना, ठीक है, उससे मेरी दुश्मनी थी या उससे मेरी मित्रता थी। कई बार ऐसी बातें होती थी ना, बारिश हो गई थी या फिर बाढ़ आई थी, कई बार ऐसी बातें होती है ना। या मरीज के डॉक्टर आने से पहले मरीज सही हो चुका था, मरना नहीं कहना चाहिए ना, इसलिए कह सकते हो डॉक्टर आने से पहले मरीज सही हो चुका था। बाढ़ आने से पहले सब सब लोग उस अपने अपने घर को छोड़ चुके थे। कई बार कहते हो ऐसे, ये सब बातें कैसी बातें, इस बात को फील करिएगा तो आपको लगेगा ये सब बीती बातें हैं, बीते समय की बातें हैं ना। ऐसी बातों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जरा हम देखते हैं, ठीक है। अब पहले हम देखते हैं कि पहले कौन कौन सी बातें करेंगे ना। देखिए जैसे उसमें था वर्तमान समय में बातें करते हुए हमने देखा था कुछ कुछ बातें ऐसी होती थी जिसमें समय के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी, सारी बातें अनिश्चित रह जाती थी कि वह काम कब शुरू हुआ था, वो काम कब खत्म हुआ था, या वो काम लगातार होता था या रुक रुक के होता था, इस बात में कोई जानकारी नहीं होती थी। उसको इंडेफिनिट कह दिया था, अनिश्चित समय के बारे में पूरी अनिश्चित स्थिति बनी है ना, इनडेफिनिट स्थिति बनी है। ऐसे बीत गई बातों में भी ऐसी स्थिति होती है। तो पास्ट में भी इनडेफिनिट होता है, कह सकती है ना, कह सकते हैं हम ना। पास्ट यानी बीते समय की बातें
इनडेफिनिट यानी जिसमें समय के बारे में अनिश्चितता बनी हुई है। इनडेफिनिट टेंस, टेंस मतलब समय। ठीक है, देख लेते हैं जरा कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं। जरा हम देख, इसको जरा ऊपर लिख लेते हैं ताकि आसान रहेगा और ज्यादा लिखने में। क्लियर, जरा देखते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा, आप बात करते करते कहते हो ना, वह स्कूल जाती थी। ठीक है, वह स्कूल, और आगे लिखते हैं ना, सामान्य बातें होती है कई बार ना, वह स्कूल जाती थी, है ना, या उसने एक गीत गाया, है ना, ये सब बीती बातें हो नहीं। उसने एक गीत गाया, इसका मतलब गीत गा चुकी है भाई, वो है ना, वो सब बीत गई बातें है ना। तो उसने एक गीत गाया, उसने एक गीत गाया, है ना। आज बारिश हुई, ऐसा भी कहते हो ना कई बार। ये सामान्य बातें होती रहती है ना, बीते समय की बातें हैं, पर होती रहती है कई बार, है ना। आज बारिश हुई यानी बीत गया वो, है ना, जब बारिश हुई थी उसके बाद की स्थिति है। अभी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी बात कर रहे हैं उससे पहले बारिश हो चुकी थी, हाँ हो गई थी ना, हो गई। आज बारिश हुई, कई बार हुई थी भी कहते थे ना, या हुई कहते हो खाली, इससे भी काम चला लेते हो ना। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम, ऐसे भी कह सकते हो कि भारतीय क्रिकेट टीम बड़ी मुश्किल से मैच या फिर जो भी खेलती है ना, मैच ही खेलती है ना, मैच जीत सकी। अब इसका मतलब भी अभी कहते हो तो आप इस बात को सोच सकते हो कि मतलब मैच जो है होना अब बीत गया, काम ना बीत बीत चुका है। मैच हुआ था जिसको भारतीय टीम बड़ी मुश्किल से जीत सकी है। क्लियर, तो ये भी बीती बातें हो गई ना। भारतीय क्रिकेट टीम बड़ी मुश्किल से, है ना, बड़ी कठिनाई से या बड़ी मुश्किल से, मुश्किल से मैच जीत सकी। ठीक है, जैसे मैं क्रिकेट खेलता था, या बचपन में मैं क्रिकेट खेलता था, ऐसे कई बार है ना शब्द प्रयोग करते बातें करते हुए सुना होगा। मैं बचपन में रोज मैच खेलता था। मैच कह दो, हॉकी खेल लो, या फिर कंचा कह लो, है ना, गिट्टी डंडा जो भी कहते हो खेलते हो, सब कह लो, है ना। मैं बचपन में रोज मैच खेलता था। अच्छा, कई बार इसको ऐसे भी तो कहा जा सकता है कि मैं बचपन में मैच खेला करता था, ऐसा भी कहा जा सकता है ना। मैं बचपन में, मैं, या हम लिख लीजिए, अच्छा रहेगा ना, मैं क्यों करे बार बार ना। हम बचपन में मैच खेला करते थे, या कानपुर जाया करते थे, इस टाइप की स्थिति हो गई ना। नानी के यहाँ जाया करते थे, ये भी लिख सकते हो, जो जो इच्छा हो कर सकते हो ना। बचपन में मैच खेला करते थे। और कुछ इसमें आदत वाली भाव उत्पन्न हो, मतलब ऐसा लगता है कुछ आदत वाली बात हो रही है ना, कि वह बचपन में जो है रोज सुबह, वह सुबह सुबह दौड़ने जाया करता था। ठीक है, वह एक कप चाय पिया करता था सुबह सुबह, है ना। इसमें, या फिर हम लोग स्कूल में सुबह सुबह प्रार्थना कर, हर रोज सुबह प्रार्थना किया करते थे। या ऐसे भी कह सकते हो, हम सब स्कूल में प्रार्थना करते थे, सुबह सुबह प्रार्थना करते थे, है ना। तो ये सारे वाक्य कह सकते हो, इसमें ऐसा लगता है कि ये बीते समय की बातें हो रही है। बात करते हुए ये भी लग जाता होगा कि इसमें इस बात की जानकारी पक्की नहीं मिल पा रही है, कब काम शुरू हुआ था, कब काम खत्म हुआ था।
कोई समय के बारे में पक्की जानकारी नहीं मिली है ना। अनिश्चित स्थिति बनी है, अनिश्चित को अंग्रेजी में इंडेफिनिट कह देते हैं, इसीलिए इसको इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, अनिश्चित समय के वाले वाले वाक्य कह देते हैं। क्लियर। हम बचपन में क्रिकेट खेला करते थे, है ना। इसको ऐसे भी कह सकते हो, पिताजी हमें पैसे दिया करते थे, या पिताजी हमें पैसे देते थे, है ना। या फिर हम सब, या तुम सब, या फिर सभी विद्यार्थी, या विद्यार्थी लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, उसी में सारी बातें आ जाएंगी। विद्यार्थी स्कूल में रोज प्रार्थना करते थे, या रोज प्रार्थना किया करते थे, है ना, दोनों बातें हो गई। अगर रोज प्रार्थना किया करते थे अगर कहोगे तो इस बात की जानकारी मिलती है कम से कम कि वो आदत थी उनकी, है ना, आदत में फंसे थे, मतलब अगर ना करते थे तो उनको अच्छा नहीं लगता था, इस टाइप की बातें समझ में आती है ना। तो अगर लिखते हो विद्यार्थी हर रोज स्कूल में प्रार्थना करते थे, तो कम से कम ये बात होगी उनकी जिम्मेदारी थी प्रार्थना करना। ऐसा नहीं था अगर ना करे तो वो नहीं रह पाएंगे, ऐसा नहीं, इस भाव नहीं, ऐसा भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है ना। विद्यार्थी स्कूल, भाव का बहुत महत्व होता है, भाव ही तो है जो आप अपने आपके अंदर है, शब्दों के माध्यम से आप दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हो, या किताबों में जो लिखा है वो भाव शब्दों के माध्यम से आप समझने का प्रयास कर रहे हो। तो भावनाओं का खूब महत्व है, भावनाओं के आधार पर ही तो टेंस से पूरा पढ़ रहे हो आप। विद्यार्थी स्कूल में सुबह या रोज सुबह प्रार्थना करते थे, प्रार्थना करते थे, है ना। चलिए बहुत हो गया ना, इतने को ही हमें जरा एक एक करके अनुवाद कर लेते हैं, ठीक है। इसी के आधार पर समझ लेंगे पूरा क्या किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, कैसे इनको अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, अगर अंग्रेजी में लिखा है तो कैसे उसका मतलब हम हिंदी में समझेंगे, पहले पता चल जाएगा इसको अंग्रेजी में कैसे करते हैं, तो अगर अंग्रेजी में लिखा है तभी उसका मतलब हिंदी में कैसे समझते हैं वो भी पता चल जाएगा। अगले तो एक बार समझ लेते हैं। वह स्कूल जाती है ना, जाती है नहीं होगा, जाती थी, तभी ये बीती बातें होंगी ना, है बात नहीं। अगर जाती है कहोगे तो इसका मतलब अभी की बात हो रही है ना, वर्तमान की बात हो रही है। तो वह स्कूल जाती थी, है ना, तो ये कैसे हो जाएगा, वह, अब वह कोई बच्ची है, थी मतलब वो बच्ची है, तो बच्ची के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है वह की अंग्रेजी सी। हमने वह की अंग्रेजी यह वह वो सब ये सब तुम हम, है ना, इन सब की अंग्रेजी हमने लिखवा दी थी, ठीक है, पिछले सेशन में, अब बार बार नहीं लिखवा पाऊंगा, ठीक है। सी या सी और ही, पुरुष के लिए ही का सी शब्द का प्रयोग किया जाता है वह के लिए। अब ही और सी दोनों के लिए जी का प्रयोग किया जा सकता है ना, इसमें भेदभाव खत्म हो गया, इस टाइप की स्थिति कह सकते हो, लेकिन हम अभी सी से काम चला रहे हैं, ठीक है, जो इच्छा हो आपकी लिख लेना। वह स्कूल जाती थी ही, अब जाती थी की अंग्रेजी होता है वेंट, है ना, शी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल टू मतलब के लिए, तो इसमें लिखा तो नहीं है के लिए, लेकिन इस बात का भाव आता है कम से कम, वह स्कूल के लिए जाती थी, है ना, तो इसलिए टू यानी कि हम टू मतलब के लिए होता है तो टू की अंग्रेजी भी लगा देते, भावनाएं छिपी है इसलिए हमें लिखना पड़ता है उसको ना, ताकि बातें उभर कर आ जाए, सारी बातें समझ में आ जाए ना। वह स्कूल जाती थी, इसका मतलब वह स्कूल के लिए जाती थी, या स्कूल से जाती थी नहीं है, स्कूल के लिए जाती थी ना। तो इस टाइप की जो मीनिंग आता है, जिस बंद मीनिंग का भाव उत्पन्न होता है उसी की मीनिंग हमें लिखना पड़ता है। यही बातें मेजर है जो आपको ध्यान रखना होता है। क्लियर। इसीलिए आपने देखा परफेक्ट टेंस में हैज हैव का प्रयोग होता है, क्यों होता है हमने बता दिया था पिछले सेशन में, कि भावनाओं को होता है समझने का, समझोगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे पास आने या पास से जाने की बात हो रही है, तो पास की अंग्रेजी हैज हैव होती है, इसलिए वहां लगाते थे हम लोग, है ना, बात नहीं। तो कोई नियम वम की बात नहीं होती है, सीधा सीधा मतलब अगर समझ में आ रहा है, भाव समझ में आ रहा है, भाव को निकाल पा रहे हो तो वही की अंग्रेजी लिख देना होता है बस, बाकी कोई नियम नहीं होता है। जो लोग नहीं समझ पाते भावनाओं को, उनके लिए नियम बनाया जाता है कि भाई आप नहीं समझ पाते हो, बच्चे हो, चलिए आप इस नियम को याद करिए, जो हुआ वह नियम लिखवा दिया गया, रटिए जा करके। लेकिन आप लोग बुद्धिमान हो तो आप लोग इस बात को समझ पा रहे होगे ना, तो जाहिर सी बात, अगर नहीं बुद्धिमान हो तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए कम से कम, नहीं बात नहीं, ये बनिए, कम से कम कोशिश करिए, अगर पढ़ना है तो बुद्धिमान बनना पड़ेगा ना। वह स्कूल जाती, सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाती थी, हो गया काम, है ना हमारा। वेंट माने जाती थी, सी माने वह, टू माने के लिए, से स्कूल माने स्कूल, वह स्कूल जाती थी, हो गया काम ना, कह सकते हो। मीनिंग पता होना चाहिए बस, मीनिंग उसी के सारे हम देखिए हमने काम कर लिया है। क्लियर। उसने एक गीत गाया,
अब उसने एक गीत गाया, ये हो सकता है लड़का हो सकता है या लड़की हो सकता है ना। अगर लड़का ने गीत गाया तो भी कह सकते हैं ना उसने एक गीत गाया। बातें हो चुकी, गीत गा चुका है, समय की बात पूरी हुई ना, बीते समय की बातें हैं, इसीलिए हम समय पढ़ रहे हैं, पास्ट बीते समय की बातें पढ़ रहे हैं। अच्छा, कितने बजे से गाना स्टार्ट करा, कितने बजे गाना बंद हुआ था, क्या वो बार बार गा रहा था या सुबह शाम गाया था या फिर एक ही बार गाया था ना, कोई जानकारी इसके बारे में, समय के बारे में नहीं मिल रही। इसीलिए अनिश्चित समय की अनिश्चित स्थिति बनी है। अनिश्चित को अंग्रेजी में इंडेफिनिट कह देते हैं, समय को अंग्रेजी में काल कहते हैं, इसलिए टेंस हमने लिख दिया है ना, टेंस है ना, टेंस को अंग्रेजी में, हाँ काल को अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। क्लियर, लिख दिया हमने वही। इसलिए आप इस शीर्षक आपको पता होगा तो सारी बातें कर पाओगे, या सारी बातों का भाव पता होगा तो शीर्षक निकाल लोगे, चाहे इसके सहारे नीचे उतर आओ, चाहे नीचे के सहारे इस पर पहुंच जाओ, है बात नहीं। समझ आपकी होगी ना तो चीजें आप कर पाओगे। क्लियर। उसने एक गीत गाया, उसने क्या, हम मान लेते हो बच्ची है जिसने गीत गाया, तो बच्ची की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सी। उसने या हुआ है ना, जो भी है ना, एक गीत गाया, गाया की अंग्रेजी होती है सैंग, है ना, सैंग मतलब गाया। अच्छा, आप इस बात के देखो, कभी सिंग होता है ना, कभी है ना सेंग होता है, तो इसका मतलब समझ पा रहे हो कि क्या अलग है। जैसे वेंट मैंने लिखा ना, जाती थी ना, गो माने भी जाना होता है ना, ठीक है, गोइंग माने भी जाना होता है, तो इसका मतलब अलग अलग कैसे हुआ, थोड़ा थोड़ा अंतर है, आपको बताते हैं हम। जैसे हमने बताया था पिछले सेशन में, गो माने होता है जाता है, ठीक है, गोइंग माने होता है जा रहा है, जा रहा, जा रहा है ना। फिर वेंट माने होता है गया, है ना। फिर होता है गोन, गोन माने होता है जा चुका, ठीक है। तो सबकी अंग्रेजी अलग अलग है कि नहीं है, कह सकते हैं। जैसे हिंदी में अलग अलग फॉर्म है, आपको दिख रहे हैं ना, हिंदी में अलग अलग शब्द, बात जाने की हो रही है लेकिन सब अलग अलग है। देखिए जाता है यानी आज की बातें हो रही है ना, तो ये वाला जा रहा, अब जा रहा है या जा रहा था, तो जा रहा की यहाँ पे शब्द होगा, वहां पे गोइंग लिखोगे। जहाँ पे गया शब्द होगा वहां पे देखिए वंट लिखोगे, तो हमने देखिए गया, है ना, वह जाती थी, है ना। अब जाती थी या फिर गया, जाती थी भी होगा ना, या फिर गया, है ना, इस टाइप के होगा ना, तो क्या होगा, वेंट हो जाएगा। क्लियर। फिर गोन, अभी जा चुका था होगा, आएगा, अभी परफेक्टेड पढ़ोगे ना तो उसमें जा चुका था आएगा ना, तो चुका था आएगा, तो चुका, जा चुका की अंग्रेजी में लगा देंगे, फिर गोन लगाएंगे, है बात नहीं। तो ऐसे हिंदी में शब्द होता है, कुल मिला के सबकी मीनिंग होती है, सभी जितने भी शब्द है ना, सबकी अपनी अपनी मीनिंग होती है। तो जैसा शब्द आएगा उसकी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आपको ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, या फिर आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो, उसकी मीनिंग नहीं पता है तो उसका मीनिंग निकालने का प्रयास करना चाहिए गूगल से। फिर मीनिंग लिखा होता है पाठ के लास्ट में, कई बार ऐसा होता है ना। तो अब जैसे 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 मान लिया एक बार गया की मीनिंग पढ़ लिया आपने, गया की मीनिंग होती है इवेंट। अब कई बार आएगा, अगली बार जब बोलोगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता होगा। ऐसे ऐसे तमाम सारी, धीरे धीरे आप देखो कि तमाम सारी मीनिंग आपको याद हो जाएगी। हम लोग भी हिंदी ही बोलने वाले हैं, हिंदी क्षेत्र के ही है, लेकिन देखिए तमाम सारी मीनिंग आती है ना। कभी कहो बिना रुके हम लोग इंग्लिश बोले लगातार ना, बोलते ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे मीनिंग आती है, पढ़ते गए, फिर ग्रेजुएशन में आए, खूब परेशान हुए इंग्लिश मीडियम को लेकर के ना। लेकिन धीरे धीरे एक एक मीनिंग, दो दो मीनिंग, चार चार मीनिंग ना, एक एक जब रीडर पढ़े इंग्लिश की किताबें, सारी किताबें इंग्लिश में है ना, तो अब धीरे धीरे पढ़े, समस्या थी, धीरे धीरे समाधान होता गया, एक एक करके वो पूरा झोला भर गया। जब बार बार प्रयोग करे, बार बार पढ़े, बार बार प्रयोग करे, बार बार पढ़े, तो आप घुमा फिरा के देखोगे कुछ ही मीनिंग्स ऐसी हैं जो बार बार आपकी बातों में निकल रही हैं, है ना। जैसे वो जाता है, खाता है, पीता है, नौटंकी करता है ना, फिर भागता है, दौड़ता है। इनके अलावा और कौन से शब्द हैं जो आप प्रयोग करते हो ज्यादातर काम के मामले में ना। आप देखोगे, ऐसे ढूंढोगे, बहुत सीमित भी शब्द हैं जो आप अपने बातचीत के दौरान बार बार उपयोग करते हो। सही मायने में अगर थोड़ा सा गंभीरता से सोचोगे तो आप ढूंढ पाओगे। खैर, हम एक वीडियो में रिकॉर्ड कर देंगे कि कौन कौन सी बातें हैं, जो कौन कौन से शब्द हैं जो आप बार बार प्रयोग करते हो काम करने के संदर्भ में, जैसे जाता है, खाता है, पीता है ना। कौन कौन सा शब्द है जो आप जनरली प्रयोग करते हो, हम कर देंगे, ठीक है ना, ठीक बात नहीं। खैर, अभी के लिए क्या है, अभी के लिए हम बता रहे हैं आपको, कुल मिला के आपको जो मैं कहना चाहता हूँ वो है कि आपको मीनिंग याद करना चाहिए, आपको शब्द का मतलब समझ में आना चाहिए, याद बात नहीं करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ना समझ में आए, ना पता चले तो सर्च कर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। सर्च कर लिया एक बार, अगर
तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा दोबारा, फिर दोबारा उपयोग करोगे, फिर भूल जाओगे। हो सकता है दोबारा अगर बोल दिया याद करके, उपयोग कर लिया, तो फिर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आप टोटली मैं कहूँ तो याद करने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, इनको बार बार उपयोग करने वाली चीज़ें। इसलिए पढ़ने की आदत डाल लीजिए, अगर नहीं नहीं पढ़ पा रहे हो, टूटी फूटी बोलिए कि बोलने की आदत डाल लीजिए, ठीक है, फिर आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। शी sang, उसने गीत गाया, इसने गाया, क्या गाया? एक गीत, ए सॉन्ग, एक गीत, ठीक है, उसने एक गीत गाया। क्लियर? अगेन नेक्स्ट, आज बारिश हुई या आज बारिश हुई थी, ये भी तो लगता है कि बीत गई बात है ना, ठीक है, पर इस बात की जानकारी नहीं मिलती कम से कम वो बात बारिश कब स्टार्ट हुई थी, वह कब जो है बारिश बंद हुई थी, इस बात की जानकारी नहीं मिलती है। क्या बारिश लगातार सुबह शाम हुई थी या खाली सुबह हुई थी, इस बात की पूरी जानकारी नहीं मिली है ना। समय के बारे में पूरी अनिश्चित स्थिति बनी हुई है, इसलिए इंडेफिनिट टेंस है। इस बात को मैं बार बार बता रहा हूँ, पहचानने के लिए कोई ता था ती थे ते थे दुनिया भर की सब साथ करने की जरूरत नहीं है। आप भावों को समझिए, जिंदगी भर के लिए आपके अंदर रहेगा, ठीक है, निकाल पाओगे, यहाँ से वहां पहुंच पाओगे, वहां से यहाँ पहुंच पाओगे। सिर्फ आपको कोई एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस टॉपिक को देखकर आप पूरी व्याख्या कर पाओगे। आप देखिए एक ही टॉपिक है ना, टॉपिक से ही पूरी व्याख्या हो रही है बात नहीं, बाकी तो मीनिंग्स है, कोई नियम फियम नहीं है बात नहीं। फालतू में डराते हैं लोग, हम लोगों को क्यों डराया गया था सही बताते हैं, इसलिए ना हम लोगों ने जो पर नियम लिखवाया गया था, पढ़ो। कोई नहीं, कोई कोई उससे नहीं बोल पाता है, बस लिख करके लाता है, रख लेता है बैग में, याद कर लेता है डर के मारे, ठीक है, ट्रांसलेशन भी बना लेता है कई बार, लेकिन वो जिंदगी में बोलने में उसका उपयोग नहीं किया जा सकता ना, ठीक है, समझने में काम नहीं आता वो, ठीक है, वो नियम धरा धरा रह जाता है। इसलिए नियम हम सही मायने में कुछ होता होता है। अभी हम इसका भी नियम बता दे कहो तो, नियम बनाना ही है तो कहो बना दे, जो नियम बना सकते हैं हम भी, कि भैया एक वजन करता है ना, एक पहली बात महिला के लिए सी का प्रयोग करते हैं, पुरुष के लिए ही का प्रयोग करते हैं, है ना, गाता है शब्द के लिए या गाई शब्द के लिए या गाया शब्द के लिए। अच्छा, उसने एक गीत गाया है ना, तो वह बच्चा ही होगा ना, ठीक है, बच्ची नहीं होगी। अगर उसने एक गीत गाई, देखिए मैं समझ पा रहा हूँ ना, उसने एक गीत गाई तो वो लड़की होगी, या चलिए एक लड़की को लड़का को जो भी है ना कर लिया हमने, ठीक है। सी सेंग माने को गाई है ना, ये लिख लिया, या क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करा। देखिए इसमें ये पहला फॉर्म है, दूसरा फॉर्म है, तीसरा फॉर्म है, पार्टिसिपल है, कितना सब बनाया जा सकता है। ये कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको कहा जाता है ग्रामर की भाषा में ना, ठीक है। तो कठिन बनाना हो तो मैं भी कहो दुनिया भर के लिख कह दूं ना, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लिखवाऊं को होगा फिर नियम में ही लिखवाऊं। लेकिन एक शब्द में कहकर काम चलाया जा सकता नहीं चलाया जा सकता, सबकी अपनी मीनिंग है, और बस याद मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, बस दैट इज एनफ। तो डराने के लिए कहो जो नियम बनाया जा सकता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है बात नहीं। जब आपको सीधा सीधा मतलब भावनाओं के माध्यम से समझाया जा सकता है, तो क्यों जो होगा नियम बनाया जाए। एक कवि ने कहा था भाषा के मामले में, है ना, का भाषा का संस्कृति प्रेम चाहिए सांच। बातें आपकी समझ में आनी चाहिए, आपकी भावनाएं टोटल हम तक पहुंचनी चाहिए, जो आप कहना चाहते हो वही बात हम समझ पाए आपके माध्यम से, आपके शब्दों के माध्यम से, जो आपने शब्द प्रयोग करा है, चाहे वो किताब में लिख कर, चाहे बोल कर, है ना, फिर आप सफल हुए अपनी बात को कहने में या सुनाने में, समझाने में। क्लियर? आज बारिश हुई थी, तो टुडे आज के लीजिए, पहले लिख लीजिए या बाद में लिख लीजिए ना। चलिए, बारिश हुई थी, किसकी बारिश हुई थी, फिर बारिश के लिए कोई नहीं है ना, तो कोई नहीं के लिए हम जब तो इट का प्रयोग कर लेते हैं ना, इट, है ना। इसे आज बारिश हुई थी, देख रहे हो ना, ये है ना, तो इट माने ये, इट रेन्ड, रेन मतलब होता है हुई थी, बारिश हुई थी ना, बारिश हुई या बारिश हुई थी। क्लियर? इट रेन कब हुई थी, आज, टुडे। अच्छा, भारी बारिश हुई थी तो हैवी लगा देंगे आगे, ठीक है। जो जो शब्द आएगा, कोई डरना नहीं है ना, जो शब्द आएगा उसी की मीनिंग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। भारतीय भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय क्रिकेट टीम की अंग्रेजी होती है, भारतीय क्रिकेट टीम की अंग्रेजी होगी इंडियन क्रिकेट टीम, है ना। भारतीय की अंग्रेजी क्या होती है, इंडियन होती है ना, लिख लेंगे इंडियन क्रिकेट टीम ना, भारतीय क्रिकेट टीम। क्या है भारतीय क्रिकेट टीम ने क्या कर दिया ऐसा, बड़ी मुश्किल से मैच जीत सकी, है ना, तो मैच जीत सकी, ठीक है। कुड माने होता है सकी, कुड माने सकी। अच्छा, जीत की वजह हो जाए विन, ठीक है, मैच जीत सकी ना। अच्छा, जीता होता
जैसे मतलब दो शब्द बताया हमने ना, अगर जीत जीत की अंग्रेजी होती है विन, या विजय, इसको विजय भी कहा जाता है ना। अच्छा, जीता, जीत लिया या जीता, जीता की अंग्रेजी होती है वन, है ना, वोन, वोन है ना। ठीक है, जीत, जीता है ना, डब्ल्यू ओ एन होता है कि डब्ल्यू ओ एन खाली होता है ना, डब्ल्यू ओ एन खाली होता है ना, देख लेना मीनिंग स्पेलिंग। ठीक है, अब जीता हो, अगर भारतीय क्रिकेट टीम ने, देख छोटी छोटी बातों को पकड़िए कि है ना, ये एक बहुत बहुत काम की बात है, मैं टाइम जरूर लूंगा लूंगा लेकिन आपकी बातें क्लियर होंगी, क्लियर। भारतीय क्रिकेट टीम जीत सकी है ना, हमने कहा है ना, तो इसको ऐसे भी तो कहा जा सकता था, भारतीय क्रिकेट टीम मैच जीत लिया, भारतीय क्रिकेट टीम ने मैच जीत लिया। तो जीत लिया या जीता की अंग्रेजी क्या लिखते हैं हम तब, वन लिखते हैं ना। जीत सकी यानी जीत की अंग्रेजी हमें विन लिखा, सकी की अंग्रेजी हमने लिख दिया कुड, है ना। यहाँ पे अगर मैं लिखता भारतीय क्रिकेट टीम बड़ी मुश्किल से मैच जीत लिया, तो सकी का कहीं है इसमें, सकी नहीं रह जाता, फिर जीत लिया ना, ठीक, तो फिर सकी की अंग्रेजी नहीं लिखते, तो फिर जीत लिया की अंग्रेजी लिखते हैं ना वन। तो जैसा है कुल मिला के उसी की मीनिंग लिखना है बस, सीधा सीधा बता रहा हूँ, कोई नौटंकी नहीं करना है, कोई नियम फेम नहीं है। अगर आप समझ पा रहे हो, समझने की क्षमता है अगर आप में, शब्दों को समझने की क्षमता है, भावों को समझने की क्षमता है, तो कोई नियम की जरूरत नहीं है, इस बात को आप फील कर पा रहे हो ना। इंडियन क्रिकेट टीम कुड विन मैच, मैच को जिसकी ना क्रिकेट है ना, मैच कह सकते हो। अच्छा, बड़ी मुश्किल से तो वेरी हार्डली, वेरी हार्डली या फिर हार्डली कह लीजिए, काफी है ना, HARDLY मैंने लिख दिया है, बोल दिया हूँ स्पेलिंग HARDLY, आप पहले से जानते हो ना क्लियर। तो इंडियन क्रिकेट टीम कुड विन मैच हार्डली, भारतीय क्रिकेट टीम बड़ी मुश्किल से मैच जीत सकी। अच्छा, एक काम और कर सकते हो इसमें, यहाँ पे क्या और सीख सकते हो, कुड माने हुआ सकी है ना, सका, ठीक है, मैं मैच जीत सका, आई कुड विन द मैच, मैच जीत सका, या मैं पढ़ाई कर सका, आई कुड स्टडी, मैं पढ़ाई कर सका, है ना। ठीक है, ऐसे होता है सकता, है ना, जैसे हमने क्या कहा, सका है ना, सका, सका या सकी की अंग्रेजी मैंने लिखा कुड। अच्छा, ये शब्द कब प्रयोग करोगे, भूतकाल की बात करोगे ना, बीती बातों के लिए करोगे ना, तभी कुड का प्रयोग करोगे ना, सका की, सका शब्द ना, कह के देख लीजिए आप ना, वह जीत सका, वह पढ़ाई कर सका, वह खाना खा सका, वह दौड़ सका, खूब तेज दौड़ सका, आज बारिश हो सकी, है ना। ठीक है, तुम ये काम कर सके, है ना, तुम खाना खा सके आसानी से, है ना, इसका मतलब हुआ बीत गई बातें हो रही है ना, जब कहते हो तो बीत गई बातें हो रही है ना, इसीलिए देखिए कुड। नियम में अगर नियम लिखवाना तो नियम को हमें तमाम सारा बन सकता है, लेकिन सीधा सीधा आप जानिए जहां पे सका आ रहा है, सका की अंग्रेजी होती है यही बस, टोटल ओवरऑल कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको नियम रटने से बच जाओगे। दूसरा सकता, है ना, सकना या सकता, जैसे आपने देखा है, जैसे मैं जीत सकता हूं, तुम ये काम कर सकते हो, है ना, ऐसा कई बार सुना है, कहते हैं नहीं, कहता है सुना है ना। तो ये सब आता है तो उसके लिए अंग्रेजी होती है कैन, सकना की अंग्रेजी होती है कैन। जैसे तुम ये काम कर सकते हो, यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो, ठीक है, तुम पढ़ाई कर सकते हो, यू कैन डू स्टडी, तुम पढ़ाई कर सकते हो ना, तो कैन माने सकते हो, जहां पे सकते की अंग्रेजी आ गई तो कैन लगा लोगे, है बात नहीं। तो कुल मिला के आप देख रहे हो मीनिंग का भैया, टोटल टोटल खेल मीनिंग का है। सो बात की एक बात, या बार बार करूंगा बातें, उसकी एक बात, जो भी कहना चाहते हो कह लो अब। ठीक है, अगला देख लेते हैं, मैं बचपन में रोज मैच खेलता था। अब देखिए, मैं बचपन में रोज मैच खेलता था, पहली बात, ऐसा भी तो कहा जा सकता है मैं बचपन में मैच खेला करता था, लेकिन जब दोनों में अंतर है, मैं बचपन में मैच खेलता था, हो सकता है मैं बचपन में मैच एक दो बार खेलता था, या सुबह शाम खेलता था, या कभी कभी खेलता था, कोई पक्की जानकारी तो है नहीं। लेकिन जब मैं कहता हूँ मैं बचपन में मैच खेला करता था, इसका मतलब मैं लगातार खेलता खेलता करता था, एक पर्टिकुलर हो सकता है बीच बीच में रुक रुक कर खेलता था, सुबह शाम खेलता था, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी लगातार बनी रहती थी, है ना, कई बार खेलता था, मतलब आप अपने अंडर में नहीं रह गया था, मैच के अंडर में बचपन में हो गया था। अब मैच हमको उपयोग करता था, अपने 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 तरह के तरीके से खिलवाता था हमसे,
है ना, आदत बन गई थी, कह सकते हो लत लग गई थी। इस टाइप की बातें समझ में आ रही ना। मैं बचपन में मैच खेला करता था। तुम सुबह सुबह दौड़ने जाया करते थे, वह नशा किया करता था, है ना, वह गाली दिया करता था। कई बार सुना है, नहीं सुना ऐसे शब्द? तो बचपन में एक कैसे, ये बचपन हो या बचपन हो कुछ भी हो, कुल मिला के आदत वाली बात हो गई ना। तो आदत वाली बात है ना, आदत वाली बातों को कैसे करेंगे हम बताएंगे भी, सब में भी समझ पाएंगे। भावनाओं को समझ कर हम काम कर लेंगे के लिए। भाषा का टोटल मतलब भावना है, भावनाओं को एक्सप्रेस करना, भावनाओं को समझा देना स्वयं जो आपके अंदर है सामने वाले को, लिख के, बोल के, कोई भी तरीके से ना, उसी को भावनाओं के स्तर पर विजय समझा जाता है ना, बातचीत के स्तर पर। मैं बचपन में रोज मैच खेलता था। मैं की अंग्रेजी होती आई, है ना, आई। क्या क्या करता था? खेलता था। प्लेड, प्लेड मतलब खेलता था, है ना। प्ले मतलब खेलता, खेलता हूं, ठीक है। प्लेड मतलब खेलता था, ठीक है। सारी बातें आप जानते हो। मीनिंग साफ साफ खेलता था की मीनिंग हमने लिख दिया। मैं खेलता था क्या? क्रिकेट, है ना, क्रिकेट खेलता था। क्रिकेट खेलता था, क्या खेलता था भाई? मैच। मैं खेलता था मैच। अच्छा, रोज खेलता था तो डेली लिख लीजिए, ठीक है, डेली, है ना। कब खेलता था? बचपन में। तो बचपन में की अंग्रेजी भी लिख लीजिए, क्या होगा? इन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन, चाइल्डहुड मतलब बचपन होता है ना। सब क्या आगे हुड लगा दोगे तो मतलब ये पन वाली स्थिति बन जाती है ना, लड़कपन, बचपन, उत्पन्न, दुनिया भर की ना, चाइल्डहुड, ठीक है। हम बचपन में मैच खेला करते थे। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना, हम बचपन में मैच खेला करते थे, यानी आदत वाली बात हो गई है, लत वाली बात हो गई ना। तो इसका मतलब जो मैच था, मैच ने तो हम पर कब्जा कर लिया था, हम ना बिना खेले नहीं रह सकते थे। इसका मतलब हम अपने अंडर में नहीं रह गया था। अब मैच जो है हमको उपयोग करता था, इस टाइप की स्थिति बन गई ना। खिलवाता था, कह सकते हो, दिन में खिलवाता था। हम उस पर लत टाइप लग गई थी, इस टाइप की स्थिति हो गई ना। जैसे हम नशा करा करते थे, हम दारू पिया करते थे, हम भांग खाया करते थे। इसका मतलब क्या समझे आप? आदत थी, है ना। आदत का मतलब आप अपने जब कोई व्यक्ति अपने कब्जे में नहीं रह जाता है, किसी चीज दूसरे चीज के कब्जे में हो जाता है, तो उसको कहते हैं वो लत लग गई उसकी, या उसकी आदत लग गई, है ना। इसका मतलब वो अपने कब्जे में नहीं है, वो आदत के कब्जे में है, उस चीज के कब्जे में हो गया। वह चीज अब उसको उपयोग करती है। देखिए इसी भावनाओं का उपयोग करके हम देखिए कैसे इस सेंटेंस का उपयोग अनुवाद कर लेंगे ना। जो लोग नियम वाम लिखवाते हैं वो लोग जो अपने किनारे रहे ना। हम सब मतलब वी, वी आल कह सकते हो, या वी माने भी हम सब होता है, लेकिन आप चाहो तो बहुत सीधे सीधे बनते हो तो आप आल लिख सकते हो ना। वी आल मतलब हम सब कह सकते हो, चाहो तो, जरूरी नहीं है वी मतलब भी हम सब होता है, लेकिन लिख लोगे तो कोई रोकेगा नहीं आपको, है बात नहीं। हम सब खेला करते थे। अब देखिए फिर बताओ, मैं इसी बात समझाने का प्रयास करता हूँ। खेल क्या था? खेला करते थे, इसका मतलब हम अपने कब्जे में नहीं थे, हमारी आदत लग गई थी, लत लग गई थी, उसके बिना नहीं रह सकते थे। वो मैच अब जो हमको उपयोग करता था, अब हम अपने अनुसार नहीं चलते थे, हमारे को मैच उपयोग करता था। जैसे मैंने कहा, मैं दारू पिया करता था, इसका मतलब क्या हुआ? मैं भांग खाया करता था। इसका मतलब समझ पा रहे? मैं लूडो खेला करता था, इसका मतलब मैं अपने कब्जे में नहीं रहा। अब आदत बन गई, हमारी लत लग गई थी, यानी कि मैं अपने कब्जे में, आदत बन गई या लत लग गई कब कहते हैं? जब अपने कब्जे में नहीं रह जाता है व्यक्ति। वह लत या लूडो या फिर जो भांग खाया करते थे, भांग ना, वो अब अपने अनुसार हमारा उपयोग करती थी, है ना। ठीक है, जैसी चाहती थी वैसे हमारा उपयोग करती थी, है ना। कह सकते हो नहीं कह सकते हो? दिन में खिलाया करती थी लूडो वगैरह, वो आदत, है ना, इसलिए आदत के कब्जे में हो गया था। तो उपयोग करने की अंग्रेजी होती है यूज। उपयोग मतलब क्या होता है? यूज, है ना, उपयोग करती थी, है ना। अब इसके इसमें भाव आता है नहीं आता है? हम बचपन में मैच खेला करते थे, इसका मतलब आदत टाइप की स्थिति है ना। अब मैच हम अपने कब्जे में नहीं थे, मैच के कब्जे में हो गए थे। मैच हमको उपयोग करता था, है ना, लगातार खिलवाता था, है ना, है बात नहीं। तो मैच हमको उपयोग करता था, उपयोग की अंग्रेजी लिख लिखेंगे, है ना, यूज। अच्छा, उपयोग, उपयोग करता था तो यूज्ड हो जाएगा, है ना, करता था, इसकी अंग्रेजी हो जाएगा यूज्ड, है ना, यूज्ड, यूएसईडी, है ना। यूज माने उपयोग करना, यूज्ड माने उपयोग करता था, ठीक है। वी आर यूज्ड, हम उपयोग करे जाते थे मैच खेलने में,
हमारी, इसका मतलब हमारी लत लग गई थी, हम अपनी मर्जी से नहीं चल पा रहे थे, तभी तो आदत वाली भाव उत्पन्न हुआ। आप सोच के देखिए इस बात को ना। तो हम सब वी आल है ना, वी आल यूज्ड, किसके लिए? टू मतलब के लिए, किसके लिए उपयोग करे जाते थे? मैच खेलने के लिए। वी यूज टू प्ले, प्ले मतलब खेलना, प्ले द मैच, द क्रिकेट, वी यूज टू प्ले द क्रिकेट। तब खेलते, कब कब ऐसा होता था? बचपन में, इन द चाइल्डहुड या इन चाइल्डहुड। समझ पा रहे हो इस बात को? कुछ लोग इसको यूज टू का नियम पढ़ाते हैं करके ना, हमको भी पढ़ाया गया था कि यूज टू लगाते हैं भूतकाल में आदत प्रकट करने वाले वाक्यों के साथ, खूब रटाया गया था। रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है, भावनाओं को समझने की। जिस जब आप भावनाओं के स्तर पर समझ आपकी विकसित हो जाएगी, किसी भी क्वेश्चन को दे दिया जाए, नॉट ओनली यही, आप मैथ के मामले में भी है, कोई सूत्र तो नहीं होता है, सही बताते हैं हम आपको। मैथ जब पढ़ाएंगे या फिर देख लेना, उसमें सारे सूत्र तुम सवाल को देख कर बना लोगे। मतलब समझने, विषय की जब गहरी समझ होती है तभी ये बात आती है। संयोग से मुझे पढ़ने का अच्छा मौका मिला, उसी प्रक्रिया में लगातार बना हूँ और कोई काम करता भी नहीं, इसलिए विषय को समझने का मौका मिला, उस विषय की गहराइयों में उतरने का मौका मिला, इसलिए हम निकाल पाते हैं। अब आपको जो है मिल पा रहा है ना, कह सकते हो ना, अगर पढ़ाते हैं तो समझे, फायदा उठाइए। अभी कम समय में आपको मिल जा रहा है, ये बड़ी बात है ना। हम लोग नहीं पढ़ाया था, किसी ने लिखवा दे, जो पर नियम लिखवाते थे, यूज टू का प्रयोग, इधर आर नीदर नार का प्रयोग, है ना, बेटर डिग्री फिग्री का प्रयोग, दुनिया भर के ना। तो ये सब कोई नियम नहीं होता है। हम देखिए सारा सिंटेक्स पढ़ा देंगे आपको, सिंथेसिस पढ़ाएंगे आपको, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे, उसमें कोई नियम है ही नहीं भैया। हिंदी जानिए उसका, हिंदी में जैसे एक एक बात को कई तरीके से कहा जा सकता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अलग अलग तरीकों से बात कहना। अनुवाद करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, अनुवाद करने का तरीका भी कोई नियम नहीं है, आपको मीनिंग्स पता होनी चाहिए। मीनिंग्स आप लगातार करोगे, गलती करोगे, फिर सीख जाओगे, कई बार करोगे सीख जाओगे, है बात नहीं। देखिए चलिए, विद्यार्थी स्कूल में सुबह प्रार्थना किया करते थे, ये भी बात हो गई ना। अब करते थे नहीं है, किया करते थे, यानी उसकी बिना नहीं ले सकते, लत लग गई थी। विद्यार्थी स्कूल में प्रार्थना किया करते थे, तो क्या हो जाएगा? फिर इसी में भी हो जाएगा, प्रार्थना जो है विद्यार्थियों को यूज करता था, उपयोग करता था लगातार प्रार्थना करने में, है ना। अब विद्यार्थी अपनी मर्जी से नहीं चलते थे, वो उसकी लत लग गई थी, उसी प्रार्थना करने के अनुसार चलते थे, सुबह आने के बाद प्रार्थना करते ही थे, अपने अनुसार नहीं चलते थे, प्रार्थना उनको उपयोग करता था अपने करवाने में ना। तो कह सकते हो विद्यार्थी, विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट। देखिए इसकी बात हो रही है ना, स्टूडेंट यूज टू, स्टूडेंट उपयोग होते थे किसमें? प्रार्थना करने में, है ना। टू किसके लिए? टू मैंने के लिए, प्रे, प्रे है ना, प्रार्थना करने के लिए, ठीक है। विद्यार्थी, हाँ, प्रार्थना करने के लिए कब? सुबह, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अच्छा, स्कूल में है ना, स्कूल में इन द मॉर्निंग है ना, स्टूडेंट यूज टू प्रे इन इन द मॉर्निंग, इन स्कूल, इन मॉर्निंग, इन द स्कूल, दोनों होगा ना, इन मॉर्निंग या मॉर्निंग प्रे कह सकते हो ना, मॉर्निंग प्रे, दोनों इन द बार बार क्यों लगाओगे ना, मॉर्निंग प्रे है ना, सुबह की प्रार्थना ना। मॉर्निंग लिख सकते हो, दो बार लिख सकते हो, रोकेगा नहीं, लेकिन क्या फायदा दो बार लिखने से। तो मॉर्निंग प्रे इन स्कूल, है बात नहीं, कर सकते हो। तो ये पूरी कहानी हमने करी है ना। ये बात सही है कि नियम की जरूरत नहीं पड़ती वाक्यों को करने के लिए, लेकिन इस बात को भी यहाँ पर जोड़, इस बात को अकेले नहीं कहा जा सकता है। इस बात को कहने के लिए एक बात और कहना पड़ेगा कि आपको तब नियम की जरूरत नहीं पड़ती इस कोई भी सेंटेंस को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए, या अंग्रेजी में लिखा उसको हिंदी में समझने के लिए, जब आपको शब्दों की गहराइयों को समझ होगी, भावनाओं को समझ होगी, शब्दों में जो बात पिरोई गई है, बात जो कहीं कहीं कहना चाह रहा है व्यक्ति, उस बात को समझने की क्षमता होगी। इसलिए आप लगातार गंभीरता से पढ़ाई करिए, अगर कर रहे हो तो। नहीं कर रहे हो तो नहीं कर रहे हो गंभीरता से पढ़ाई, तो उसको करने से कोई फायदा भी नहीं है, सही मामले में है। अगर आपको विषय की समझ होगी तो आप बिजनेस कर पाओगे, उसका उपयोग कर पाओगे, सही दिशा में प्लानिंग कर पाओगे,
है ना, कंपटीशन कर पाओगे, सारी चीज़ों में फायदा होगा। अगर मन लगा के नहीं कर रहे हो, जैसे गहराइयों में नहीं उतर रहे हो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है ना, दिखा के रह जाओगे। ठीक है? खैर, ये हो गया। अच्छा, इन वाक्यों में क्या हमने नहीं वही शब्द का प्रयोग किया है? नहीं, या फिर कभी नहीं शब्द का प्रयोग किया है? तो क्या जब नहीं या कभी नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये मना करने वाले वाक्य तो है नहीं। मना करने वाले वाक्य को निगेटिव सेंटेंस कह देते हैं। क्लियर? जो वाक्य में सवाल पूछे जाते हैं उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह लेते हैं, या फिर सवाल पूछने वाले वाक्य कह लेते हैं। क्लियर? अच्छा, जब आपने देखा इसमें ना मना करने वाले वाक्य है ना सवाल पूछने वाले वाक्य हैं, तो ऐसे वाक्यों को कह लेते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है? इसमें कुछ घटनाओं के बारे में बता दिया जाता है, कुछ घोषणा करी जाती है ना, कोई जानकारी दी जाती है, मोटा मोटा कह सकते हो। तो ऐसे वाक्यों को सकारात्मक वाक्य या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस कह देते हैं, या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह देते हैं, जो भी कहना चाहो कह लीजिए। सकारात्मक वाक्य। अच्छा, वाक्य क्या होता है? वाक्य होता है कई सारे शब्द हैं जिनका एक पर्टिकुलर मतलब होता है। शब्द इस क्रम में अरेंज किए गए हैं जिसका एक पर्टिकुलर मतलब, भावनाएं समझ में आ जाती हैं, उसको वाक्य कह लेते हैं। इसी को इधर उधर कर दिया जाए शब्दों को, तो मतलब सही से नहीं निकलेगा, है ना। जैसे इसको इधर कर दिया जाए, उधर इधर, शब्दों को इधर उधर कर दिया जाए ना, आप करके देख लीजिए। वह स्कूल जाती थी, ठीक यहाँ पे ले आइए, स्कूल उधर ले आइए, जाती उधर ले आइए, वहां अलग ले आइए ना, मतलब नहीं समझ पाओगे, है बात नहीं। इसलिए कह सकते हो ये वाक्य नहीं रह जाएगा। ये वाक्य इस शब्दों को सही मामले में सही क्रम में ऐसे अरेंज किया गया है जिससे एक अर्थ निकल पा रहा है। वह स्कूल जाती थी, समझ में आ रहा है वह स्कूल जाती थी, यही दो चार शब्द को पढ़ करके, इसका मतलब ये वाक्य है। शब्दों का समूह है जिससे कोई अर्थ निकल रहा है, दैट इज वाक्य। ओके, हाँ, इसको कह सकते हैं अफर्मेटिव कह लीजिए, या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह लीजिए ना। क्लियर? अच्छा, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, या मना करने वाले वाक्य होते हैं, उनको कैसे करा जाए? मना करने वाले वाक्य की अंग्रेजी होती है निगेटिव सेंटेंस। जरा हम देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं उनको। निगेटिव मतलब होता है मना करना, सेंटेंस ना, मनाही वाले वाक्य, मनाही या मना करने वाले वाक्य। मनाही भाव, जिसमें मना करने वाला भाव हो, वो वाले वाक्य। जरा देख लेते हैं ना। मना करने के लिए दो शब्द आप बहुत ज्यादा परिचित हैं, आप परिचित होंगे। एक होता है नहीं, है ना, नहीं शब्द लगा देते हैं। जैसे वह स्कूल जाती थी, वह स्कूल नहीं जाती थी, मना कर दिया साफ साफ, नहीं जाती थी, बात खत्म, है ना। यह हो सकता है कभी नहीं, वह स्कूल कभी नहीं जाती थी, कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता। दो ही शब्द बार बार प्रयोग किए जाते हैं मना करने वाले वाक्य के संदर्भ में। दोनों की अंग्रेजी आपको पता है, इसकी अंग्रेजी होती है नॉट, कभी नहीं की अंग्रेजी होती है नेवर, है बात नहीं। नॉट माने नहीं, कभी नहीं की अंग्रेजी होती है नेवर। कह सकते हो, मोटा मोटा नहीं कह सकते हो। जब आप कहते हो वह स्कूल जाती थी, हमने कह दिया वह स्कूल नहीं जाती थी, नहीं जाती थी ना। अब इसको कैसे अनुवाद करोगे? नहीं के लिए भैया, अब भूतकाल की बात हो रही है, तो जाती थी वो काम करना हो गया। काम करना की अंग्रेजी होती है डू, डू माने होता है काम करना। तो जाती थी, खाती थी, पीती थी, नौटंकी करती थी, ये सब काम करना ही तो हुआ। तो वो काम करना हो गया ना, काम करती थी, इसको बोलते करती थी, काम करती थी ना, करती थी नहीं करती है, डू माने करती है ना। अच्छा, ऐसे करती थी की अंग्रेजी भी तो अलग होगी, करती थी की अंग्रेजी अलग होती है ना, उसको कहते हैं डिड, है ना। आपको पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ऐसे ऐसे सब मिलते जाएंगे, जब आप सवाल करोगे, बार बार क्वेश्चन करोगे, पढ़ोगे, तो मिलता जाएगा ना, समझ में आता जाएगा ना। पर इसको जैसे जहां पे निकल आएगा डिड मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे करती थी हिंदी होगी, इसकी समझ में आ जाएगा ना। ठीक है, तो करती थी, है ना। अब देखिए समझ में आ गया नहीं? नहीं, वह स्कूल नहीं जाती थी, यानी स्कूल ना जाने का काम करती थी ना, है बात नहीं। तो डिड लग जाएगा यहाँ पे ना, और नहीं की अंग्रेजी होती है नॉट, है ना, तो लग जाएगा ना सी डिड नॉट। अब देखिए डिड नॉट, डिड, डिड माने काम करती थी, इस टाइप की स्थिति हो गई ना, काम करने की बात करी कोई ना, डिड नॉट। ठीक है, अब वेंट नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे गो। वह स्कूल नहीं जाती थी ना, गो, डिड ना, क्योंकि डिड जाती थी हो गया, है ना, जाती थी या जाती थी या करती थी, दोनों बात हो गई ना।
अब लगाने की जरूरत नहीं है कि वेंट लगाएंगे, है ना। अब जाती थी कि नहीं लगाने के लिए, जाती थी कि अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब जाने का काम करती थी, है ना। तो डिड हमने लगा दिया, डिड से समझ में आ गया वो भूतकाल की बात हो रही है ना। तो अब बोलेगा लिख लेंगे, कोई दिक्कत रोकेगा नहीं को ना। सी डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती थी। ऐसे सबके साथ करेंगे, है ना। डिड लिखेंगे तो इसका मतलब भूत की बात हो गई, भूतकाल की। अब बाकी के लिए करने की जरूरत नहीं है ना, बाकी के लिए वही लिख देंगे, जाना की अंग्रेजी, खाना की अंग्रेजी, सोना की अंग्रेजी ना। गाना की अंग्रेजी होती सिंग, तो सिंग लिख लेंगे ना। वह गाना नहीं गाती थी, उसने एक गीत नहीं गाया। तो इसका कैसे करेंगे, सी डिड नॉट, सी डिड नॉट। अब डिड नॉट मतलब हो गया, है ना। और गाना गाने का काम नहीं करती, नहीं करा उसने, नहीं किया, है ना। तो नहीं किया की अंग्रेजी हो गया डिड, काम किया की अंग्रेजी हो जाएगा डिड, और नहीं की अंग्रेजी होता है नॉट। अच्छा कौन सा काम नहीं किया, कौन सा काम नहीं करने किया ना, गीत गाना ना। तो गीत गाना, गाना की अंग्रेजी होती है सिंग, तो सिंग लिख लेंगे ना। उसने गाना गाने का काम नहीं किया, टोटल इसका मतलब यही निकलता है, उसने गाना गाने का काम या गीत गाने का काम नहीं किया। टोटल इसकी मतलब यही निकलता है, अंग्रेजी में ऐसे अनुवाद किया जाता है, उसने गाना गाने का काम नहीं किया। शी डिड नॉट, नहीं किया, सिंग गाना गाने का, अ सॉन्ग एक गीत गाने का, ठीक है। उसने गाने एक गीत गाने का काम नहीं किया, या इसने एक गीत नहीं गाया, सीधा सीधा इसका मतलब निकलता है उसने एक गीत नहीं गाया। शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। ऐसे सबके साथ कर लीजिए ना। इसके साथ वो आज बारिश नहीं हुई, तो इट डिड नॉट, इसके साथ भी कर लीजिए। कुल मिला के डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, सीधी सीधी बात ना। इट डिड नॉट। अब रेन नहीं लिखेंगे, रेन लिख लेंगे काफी चल जाएगा हमारा काम ना। ये डिड, क्योंकि डिड से पता चल गया ये भूत की बात हो रही है, बीत गई बात की हो रही है ना। डिड नॉट रेन टुडे, आज बारिश नहीं हुई है बात नहीं, ऐसा कह सकते हो ना। ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम बड़ी मुश्किल से मैच नहीं जीत सकी, बड़ी मुश्किल से मैच नहीं जीत सकी, है ना, नहीं जीत सकी ना। इंडियन क्रिकेट टीम कुड नॉट, है ना, कुड, इंडियन क्रिकेट टीम कुड नॉट, या कैन नॉट, है ना, कैसे नहीं, कुड नॉट ही लिखेंगे यहाँ पे, है ना। कुड नॉट विन, यहाँ पे ऐसे रहेगा ना, अंग्रेजी में बात करोगे यही रहेगा। कुड नॉट विन मैच, विन दम लगाओगे ना, क्योंकि मैच की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि विशेष चीज है ना। कुड नॉट विन द मैच हार्डली, कठिनाई से भी भारतीय क्रिकेट टीम मैच नहीं जीत सकी। मैं बचपन में रोज मैच खेलता था, मैं बचपन में रोज मैच नहीं खेलता था। तो ऐसे लिख सकते हो, मैं बचपन में रोज मैच नहीं खेलता था, या ऐसे कह सकते हो मैं बचपन में मैच नहीं खेलता था ना, कभी नहीं खेलता था, ऐसा भी कह सकते हो ना। तो कभी नहीं की अंग्रेजी लिख लीजिए, मैच कभी नहीं, मैं बचपन में मैच कभी नहीं खेलता था। आई नेवर, नेवर, अब खेलता था कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर लिख दिया। अब नेवर, अब इसमें डिड फिर नहीं लगेगा, नेवर के साथ डिड नहीं लगता है ना, सीधी सी बात कह सकते हैं। तो अब डिड नहीं लगा तो इसमें प्लेड का प्लेड ही लिखा रहना चाहिए ना, और डिड लग जाता तो इसमें प्ले कर दिया जाता है ना। ठीक है, प्लेड प्लेड को काट दिया जाता है, क्लियर, समझ गए। हम बचपन में मैच हम बचपन में मैच खेला करते थे, तो वी यूज टू प्ले, वी डिड नॉट। अब यहां भी कर लीजिए ना, वी, इसको आगे लगाइए थोड़ा सा, डिड नॉट, डिड। अब जहां भी डिड लिया इसका मतलब भूतकाल की पता जानकारी होगी ना, फिर यहाँ पे डिड लगाने की जरूरत नहीं है ना। वी डिड नॉट यूज टू प्ले द क्रिकेट इन द चाइल्डहुड ना, हम बचपन में मैच नहीं खेला करते थे, मैच नहीं खेला करते थे। ऐसे विद्यार्थी स्कूल में सुबह प्रार्थना नहीं करते थे, सुबह प्रार्थना नहीं नहीं किया करते थे ना, नहीं किया करते थे, ऐसा कर लीजिए, तभी यूज लगाया ना, आदत वाला वाक्य ना, किया करते थे।
इसकी हमने उल्टा, हमने मना करने वाला वाक्य बोल दिया, विद्यार्थी स्कूल में सुबह प्रार्थना नहीं किया करते थे। अब नहीं किया लीजिए, हाँ लगा लीजिए ना। स्टूडेंट, यस कैपिटल कर लीजिए। स्टूडेंट डिड नॉट, अब यूज की अंग्रेजी क्या करेंगे, इससे यूज लगाए ना, इससे पता चलता है कि किया करते थे, कि अंग्रेजी है ना, उपयोग करा जाता था इनको ना। ठीक है, तो इसके आगे हम डिड नॉट लगा देंगे। डिड, डिड नॉट, डिड नॉट माने होता है नहीं, नहीं करते थे, तो नहीं करते थे की अंग्रेजी हो गई, तो फिर यूज लगा दीजिए। डिड नॉट, क्या नहीं, यूज, उपयोग, टू, है ना, मॉर्निंग प्रे इन स्कूल। स्टूडेंट डिड नॉट यूज टू मॉर्निंग प्रे इन द स्कूल, कह सकते हो नहीं कह सकते हो। ये पूरा हो गया मना करने वाले वाक्य। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमने बताया। अच्छा, इसमें एक बात और फोकस करा होगा आपने, ध्यान दिया होगा, यहाँ पे बी के साथ भी डिड लगा है ना, कोई और सी के साथ भी डिड लगा है। आपको पता है जब हम कहते हैं हम लोग या फिर मैं बचपन में मैच खेला करता था, या फिर कि हम बचपन में मैच नहीं खेला करते थे, तो हम सब, यानी कि हम बहुत सारे लोग, एक दो तीन चार पांच कई सारे लोग होंगे, तभी तो हम कहेंगे हम, यानी एक से ज्यादा लोग हैं, यानी बहुवचन की बात हो रही है ना। तो बहुवचन के साथ भी डिड डिड लगा है। जब मैं कहता हूँ उसने एक गीत नहीं गाया, उसने एक गीत नहीं गाया, मतलब एक बच्ची है उसकी बात हो रही है ना, उसने एक गीत नहीं गाया, तो कम से कम वहां पे जो बच्ची जिसकी बात हो रही है वो अकेले है, सोच रहा हूँ जिसके बारे में ना, वो अकेले वो है, तो वो एक वचन है। तो एक वचन के साथ भी डिड का प्रयोग हुआ, बहुवचन के साथ भी डिड का प्रयोग हुआ। इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष ये निकला, जो बीत गई बातें हैं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो अकेला था या फिर दुकेला था या फिर बहुत सारे लोग थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए बीत गई बातों के ना, एक वचन बहुवचन अमीर गरीब इस बात का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सीधा सीधा जो है, जो बात होती है उसको लिखा जाता है ना, एक ही बात। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि इस बात से क्या मतलब कि भूतकाल में लोग क्या थे। ये भी मतलब परिवर्तन, दुनिया परिवर्तनशील है, इस बात से ये भी निष्कर्ष निकलता है कि भाई क्या भरोसा, जो कल गरीब था हो सकता है मेहनती हो, बहुत मेहनती निकल गया हो, बहुत अपना काम लगातार करने वाला निकल गया तो हो सकता है आज वो अमीर हो गया हो, ऐसा भी तो स्थिति हो सकती है। या बहुत अमीर था बचपन जो है पहले वो, और निकल गया वो परवंची है ना, दुआ परवंची वाला निकल गया, फालतू समय में अपना अपना समय बर्बाद करने वाला निकल गया, फालतू में इधर उधर की बातों को में फंस गया, अपना काम ढंग से नहीं कर पाया, अपना जो कमाई थी जो रखा था घर में वो सब खर्चा करने में जो जुटा गया, दिखाने में या शो करने में या कुछ करने में ना, तो धीरे धीरे वो हो सकता है वो आगे आज वो गरीब हो गया हो। ऐसा कई लोगों को आपने देखा होगा ना। तो यानी इस बात की कोई गारंटी है जो बचपन में क्या था या फिर बीते समय में वो क्या था, उससे आज से कोई संबंध है ना। बिल्कुल परिवर्तन की स्थिति है ना, तो पहले कुछ था इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आज क्या है ये मायने रखता है ना। तो बीत गई बातों से इस बात की कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन अकेला था, कौन दुकेला था, कौन गरीब था, कौन अमीर था, है ना। ठीक है, जैसे उसका बिहेवियर होगा वैसा आज उसका होगा वर्तमान, है ना, या भविष्य उसका वैसा ही होगा जैसा आज वो काम कर रहा होगा। क्लियर, इस टाइप की स्थिति देखा है। इसलिए बीत गई बातों में इस बात का ध्यान नहीं दिया जाता है वो अकेला था, दुकेला था, एक वचन था, बहुवचन था, इस बात का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। देख लीजिए आप, सी के साथ भी डिड लगा है और इट के और बी के साथ भी डिड लगा है ना, है बात नहीं, ये हो गया ना। अच्छा, कुछ वाक्य अच्छा सवाल पूछने वाले होते हैं, है ना। जैसे मैं कहता हूँ क्या वह स्कूल जाती थी, सवाल पूछने वाले वाक्य हो गए। सवाल पूछने वाले वाक्य को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जरा हम उनको बारे में भी एक बार देख लेते हैं क्या होता है, कैसे उनको बनाया जाता है ना। सवाल पूछने वाले वाक्य ना, सवाल के भाव वाला ना, भाव वाले वाक्य ना, इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव अंग्रेजी में। इंटेरोगेटिव बोलते हैं ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देख लेते हैं, जैसे हमने कहा क्या वह स्कूल जाती थी। अब नहीं काट देते हैं ताकि हम ना इजी रहेगा चीजों को करने में। अब नहीं नहीं काटोगे तो लिखा रहेगा डिड फिट ना, ठीक है। तो नहीं हमने काट दिया मान लेना, ठीक है, नहीं हमने काट दिया, तब ये सही है ना। डिड लगा दिया तो फिर करती थी, है ना, जाती थी, इस टाइप की स्थिति होगी ना। तो गो लगाने जाना, वो जाने का काम करती थी ना, तो गो माने जाना होता है ना। तो इसको वेंट लिखने की जरूरत नहीं है ना, सीधा सा मतलब की बात है। ठीक है, डिड माने जाने का काम करना है ना, काम करती थी ना, ठीक है। गो माने जाने का काम,
ठीक है, वह स्कूल जाने का काम करती थी। इसका मतलब साफ साफ समझ में आता है वह स्कूल जाती थी, है ना। इसलिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, शी डिड गो टू स्कूल। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जाती थी कि अंग्रेजी जैसा लिख दिया जाए, वेंट, वेंट माने जाती थी ना। तो जैसा भी करना चाहो तो लिख सकते हो। क्या वह स्कूल जाती थी, इसकी अंग्रेजी लिखने के लिए क्या करना पड़ता है आपको पता है। सबसे पहले हमने वो जैसे इज निकाल लिया, ए निकाल लिया, आर निकाल लिया था, हैड हैव निकाल लिया था ना। वैसे इसके साथ भी करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे जाती थी कि अंग्रेजी ना। तो इसको बाहर निकाल लेंगे तो डिड बाहर आ जाएगा ना। डिड, डिड सी गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाती थी। सबके साथ यही करेंगे, डिड को बाहर निकालेंगे। जैसे क्या लगा दिया आपने, क्या उसने एक गीत गाया, डिड। अब डिड को बाहर निकाल लेंगे। सबके साथ यही करेंगे, कुछ नहीं होता है, बस कोई नियम फेम नहीं है, सीधा सीधा। डिड सी सिंग द सॉन्ग, क्या उसने एक गीत गाया। क्या आज बारिश हुई, इसके साथ भी डिड बाहर निकाल लेंगे, नाट को काट देंगे। अगर नाट नहीं काटोगे तो लिखा रहेगा नाट, क्या आज बारिश नहीं हुई। जैसे हमने कहा आज बारिश नहीं हुई, हुई थी, तो हम इसको नाट नहीं काटेंगे तो फिर डिड, डिड बाहर निकाल लेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा क्या आज बारिश नहीं हुई थी। अगर हमें सीधा बोलना है क्या आज बारिश हुई थी, सवाल पूछने वाला वक्त, तो नाट को काट देंगे। जैसी इच्छा हो आप, है ना, आपकी इच्छा नहीं बनाने की तो नहीं लिखा रहने दीजिए, जैसी इच्छा। हम इसको सरल बनाने के लिए हमने नहीं को काटने का प्रयास करा है, ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम बड़ी मुश्किल से मैच जीत सकी, है ना। मैंने इसको भी नहीं काट दिया है आपसे, ताकि यहां से भी नाट काट देना, है ना। कुड विन मैच, है ना, हार्डली। तो भारतीय क्या हमने इसमें भी लगा दिया ना, क्या, ठीक है। अच्छा, बहुत ज्यादा करने से बच जाए, है ना, इसलिए हम इसको बाकी को मिटा देते हैं ना, है ना। क्यों, जब जान एक से आप सीख सकते हो तो क्यों 10 करें, है ना। वही काम करना बार बार ना, कुछ नहीं करना है इसमें, वही करना है बस। डिड को बाहर निकाल लेना है बस, जहां जहां डिड लगाया था आपने उसको बाहर निकाल लेना है बस। क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, डिड बाहर निकाल लेते हैं बस। डिड इट रेन टूडे, क्या आज बारिश हुई थी, बस बात खत्म, है बात नहीं। ऐसे कर लेते हैं ना, कुछ नहीं करते हैं, डिड को बाहर निकाल लेते हैं, सीधा सीधा मतलब। सौ बात की एक बात ना। अगर नहीं लिखा होता यहाँ पे तो नॉट भी लिखा रहता, है ना, कोई दिक्कत नहीं थी, कैसे समझ गए। अच्छा, कई बार वाक्य ऐसा होता है कि ये तो हो गया क्या आज बारिश हुई थी, इसकी अगर बताना हो तो यस या नो में उत्तर दिया जा सकता है, यस, हाँ, नो, नहीं, है ना। लेकिन कई बार सवाल ऐसे पूछा जाता है जिनका उत्तर यस या नो में नहीं दिया जा सकता। जैसे आज बारिश क्यों नहीं हुई थी, या आज बारिश क्यों हुई थी, क्या इसका उत्तर यस, हाँ या ना में उत्तर दिया जा सकता है, नहीं। कुछ बोलना पड़ेगा इसके लिए। आज धूप था इसलिए बारिश नहीं हुई, आज ये काम हुआ था इसलिए बारिश नहीं हुई, आज ये मौसम था इसलिए बारिश नहीं हुई, कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। ऐसे वाक्यों के लिए क्या करते हैं, ऐसे वाक्यों की पहचान ऐसे कह सकते हैं, इनके इनको आपने देखा होगा कि वाक्य के बीच में शब्द आते हैं, वाक्य प्रश्न पूछने वाले शब्द। जैसे हमने कहा आज बारिश क्यों नहीं हुई थी, आज बारिश क्यों हुई थी, तो आज बारिश, देखिए क्या शब्द वाक्य के पहले आया है ना, आया नहीं आया है, ठीक है। जब आप कहते हो आज बारिश क्यों हुई थी, यानी कि इनका उत्तर यस या नो में नहीं दिया जा सकता, कुछ बोल के दिया जा सकता है उत्तर, बोलना पड़ेगा इनका उत्तर देने के लिए। तो ऐसे वाक्यों में आपने देख लीजिए मन लगा के, क्या आज बारिश क्यों हुई थी, हमने कह दिया ना। तो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पे आ गया, वाक्य के बीच में आ गया ना। ये पहचान है, इस बात को जान लीजिए ना, महसूस कर लीजिए, आप जान जाओगे। उसने एक गीत क्यों गाया, या कब गाया, या किसके लिए गाया, कुछ भी हो सकता है ना। सबकी अंग्रेजी आपको पता है पहले से, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, अब, तब, जब, है ना। इन सब की अंग्रेजी आपको पता है, मैंने पिछले सेशन में बात कर ली थी, ठीक है, लिख दिया था उसकी अंग्रेजी, है बात नहीं। तो उसने एक गीत कब गाया, हम लिख लेते हैं ना, कब गाया, किसके लिए गाया, फॉर विच, किसके लिए गाया, व्हेन, कब गाया, ठीक है, व्हाई, क्यों गाया, लिख सकते नहीं सकते हो, जिस जो भी आया सब उसकी अंग्रेजी लिख देना। कुछ हमें अभी आप देखोगे उसकी अंग्रेजी खाली लिख देना, बस कोई नियम नहीं ना। वह क्या वह स्कूल जाती थी, हमने कह दिया वह स्कूल किस लिए जाती थी ना, किस लिए जाती थी, है ना, या किसके लिए जाती थी, है ना। किसके लिए अच्छा नहीं होगा शब्द, अच्छा बेकार शब्द है ना, ऐसा कर लीजिए। वह स्कूल कब जाती थी, ये कह सकते हो ना, वह स्कूल कब जाती थी। उसने एक गीत क्यों गाया, उसने एक गीत किसके लिए गाया, लिख लीजिए। मान लिया यहाँ पे लिखा है किसके लिए, अब इसकी अंग्रेजी देख लीजिए। वह, अब देखिए, अब जब कहते हो वह स्कूल जाती थी, है ना, वह स्कूल कब जाती थी, सवाल पूछ के देखिए, वह स्कूल कब जाती थी, है ना। तो आप इसमें कब की अंग्रेजी क्या होगा, है ना, ये तो लिखा था पहले ही,
है ना, क्या वाला शब्द पहले से शामिल था उसमें ना। तो इसमें क्या होता है, कब की अंग्रेजी लिख लीजिए आगे, बस कुछ नहीं करना है। कब की अंग्रेजी आपको पता है व्हेन होती है, व्हेन माने कब होता है ना, तो व्हेन की अंग्रेजी लिख लीजिए। सी को हमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया हमने ना, ये इस्तेमाल हो जाएगा सब ना, डिड भी इस्तेमाल हो जाएगा ना, क्योंकि बीच में आ गया। WHEN, व्हेन माने कब, है ना। ऐसे उसने एक गीत किसके लिए गाया, है ना, किसके लिए की अंग्रेजी होती है फॉर विच, तो इसके लिए भी फॉर विच लिख लेंगे, है ना, फॉर विच, फॉर विच। अच्छा, डिड सी आगे लिख लेंगे ना, फॉर विच, फॉर विच डिड सी सिंग अ सॉन्ग, किसके लिए उसने एक गीत गाया, उसने एक गीत किसके लिए गाया, है ना। फॉर विच हमने लिख दिया, मतलब किसके लिए, जिसकी जो शब्द आए वाक्य के बीच में, जो शब्द आया प्रश्नवाचक शब्द, उसको उसकी अंग्रेजी लिख लेना है, बस कुछ नहीं करना है ना। क्या आज बारिश क्यों हुई है ना, हुई थी ना, तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, वाई लिख देना है बस आगे बस। अब इसको स्मॉल बना दीजिए ताकि हमें पहला अक्षर कैपिटल हो, है ना। वाई डिड इट रेन टूडे, आज बारिश क्यों हुई थी, कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो करना क्या है, अगर क्या वाले शब्द अगर वाक्य के पहले आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है, सिर्फ डिड को बाहर निकाल लेना है, डिड को बाहर निकाले रहना है। अगर ये सारे शब्द टाइप के भी सवाल पूछे जाए तो, जैसे वह स्कूल कब जाती थी, तो वह स्कूल किसके लिए जाती थी, वह स्कूल क्यों जाती थी, वह स्कूल कितने बजे जाती थी, वह स्कूल कितना जाती थी ना, तो इन सब की अंग्रेजी जो भी सवाल प्रश्न पूछने वाले शब्द हैं उनकी अंग्रेजी बस वाक्य के पहले लिख देना है, बस कुछ नहीं करना है। वो कि आज बारिश क्यों हुई, तो क्यों की अंग्रेजी में आगे लिख दिया। उसने एक गीत किसके लिए गाया, हमने किसके लिए की अंग्रेजी पहले लिख दिया। ठीक है, वह स्कूल कब जाती थी, हमने उसकी अंग्रेजी कब की अंग्रेजी पहले लिख दिया। कुछ नहीं नियम है, बस खाली अंग्रेजी उसका ढूंढ करके हमने उसका मीनिंग ढूंढ करके लिख दिया, है बात नहीं। तो ऐसे आप इस बात को कर पाओगे, ऐसे सवालों को ना थोड़ा सा ध्यान दोगे तो, है ना, लगातार शब्दों को आप जब किताब को पढ़िए, चाहे वो आप अपने अंग्रेजी की किताब को पढ़ रहे हो या फिर अंग्रेजी बोलते समय, सुनते समय, इस बात को, शब्द को पकड़िए, शब्द को महसूस करिए उसको, या उस शब्द के माध्यम से वो पर्टिकुलर व्यक्ति जो कह रहा है वो क्या कहना चाहता है, उसकी भावनाओं से, या आप कुछ कहना चाहते हो, उसका भाव क्या है। फिर उस भावनाओं को के लिए उचित शब्द जो अगर ढूंढ पाओगे, तो आप उसको अंग्रेजी में अगर उसका जो शब्द है, जो उसकी वर्ड मीनिंग उसी को बोल देना है बस। लिखने की प्रक्रिया में जब आप निबंध लिखोगे, क्वेश्चन लिखोगे, है ना, क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, एप्लीकेशन लिखोगे, ट्रांसलेशन करोगे, सब में ये बात खूब काम आएगी कि आपके पास वर्ड मीनिंग पावर। वे कब कैसे बढ़ेगी, जब आप लगातार टूटी फूटी बोलोगे, गलत बोलोगे, फिर आप देखोगे नहीं मैंने गलत बोल दिया, सीख लोगे, दोबारा गलती नहीं करोगे। या फिर आप अंग्रेजी में किताबें पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, इसका मतलब नहीं समझ में, गूगल कर लोगे, समझ जाओगे, सीख लोगे। लगातार ऐसे गलती करिए, लगातार गलती करिए, लगातार पढ़िए पढ़िए, फिर सीख जाओगे धीरे धीरे ना, छोटी। अब शब्दों का भंडार ऐसे नहीं बढ़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, लगातार काम करना पड़ता है ना। ठीक है, चलिए।